ओके। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे भयंकर एक चीज होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी कभी लैंडस्लाइड हो सकती है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। तो जो जहाँ पे लॉब्सन रामपा रहते थे वो तो ऑलरेडी पत्थर का घर है, तो वो तो सुरक्षित है। लेकिन जो किसान है उनको बड़ी परेशानी होती थी। उनको जान बचा बचा के रहना पड़ता था कुटिया में, ऐसे बोल रहे हैं वो। ओके। 1910 1910 में चीनी घुसपैठे आने लगे थे, थोड़े थोड़े करके। और वो जो इनके बड़े बड़े पत्थर के घर होते हैं ना, उनके जो द्वार होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, वो दरवाजों को तोड़ नहीं पा रहे थे। चीनी लोग जब वो वहां पे जाके सब जो भी उनका नॉलेज है, फिर जो भी चीजें हैं उनको लूटनी है, उसके लिए आए। वो दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो द्वार को नहीं तोड़ पा रहे थे, इतने मजबूत थे उनके दरवाजे। उन्होंने दरवाजे को छोड़ के दीवारों को तोड़ा, और उसके आगे जो भी उनको नुकसान करना है वो कर दिया। वो आगे बता रहे हैं, घर के द्वार, हमारे घर का द्वार जो हमारे बीच के आंगन की ओर रास्ता देता है, जो बीच में उनका आंगन है, उसके सामने जो मेन डोर है, वहां पे वहां पे अ, एक एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा एक इंसान रहता है, जो प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ऊपर हमारे रहता है। और वो सभी को देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सभी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखता था। सभी प्रमुख भ्रमांत लोगों ने अपने जिले के गरीबों के लिए खाना व्यवस्था रखी थी। मतलब ये बता रहे हैं, जो अधिकारी उस जिले में जो अधिकारी है, लासा जिले में, ये यही लॉब्संग रामपा का ही परिवार अधिकारी था। तो इनके यहाँ पे व्यवस्था थी कि कोई भी गरीब, कोई भी भीख मांगने वाला इंसान, कोई भी जो अपराधी जेल में है, ऐसे कोई भी लोगों को खाना प्रोवाइड करना। क्योंकि ये कभी उनमें भेदभाव नहीं करते थे। अगर कोई भीख मांग कर खाना खाता है, उसको भेदभाव नहीं करते थे। उसको भी खाना उनको जो मिलता है वही देते थे। और ये हर एक अधिकारी का ये नियम था कि अगर आपके जिले में आप अधिकारी हो तो आपको ये खाना प्रोवाइड करना ही है। ये तिब्बत में नियम होता है उनका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तिब्बत में जो लोग हैं, वो वही बता रहे कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो जेल में हैं, एक्चुअली तिब्बत में जेल बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे लोगों का हाथ बांध देते हैं और उनको बाहर ही छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। वो जेल में नहीं रहते थे, क्योंकि जेल की जगह बहुत कम थी, इसीलिए ऐसे भी लोग भीख मांगने आते थे। तो ये बता रहे हैं कि उस उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करता था, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता था, तिरस्कार नहीं करता था। उनको भी खाना मिलता था उसी तरह से जैसे हमें मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है मास्टर्स की। देखिए, इवन दो वो एक गरीब है, वो एक क्रिमिनल है, उसको तिरस्कार से नहीं देखा जाता था। जैसे हम आध्यात्मिक इस जर्नी में आके सोचते हैं कि ये सब जो हो रहा है उनका सोल प्लान है, राइट? तो शायद तिब्बती लोगों को वो पहले से ही पता था। ओके। आगे बताया गया है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी दाईं तरफ जो कमरा है वहां पे भिक्षु पुजारी रहते थे। हर एक अधिकारी जो है तिब्बत में, जो इनकी तरह ऊंची ऊंचे पद पर काम करता है, जिनके पास इतना बड़ा घर है, उनके पास इतना कुछ अधिकार है, जो तिब्बत में वो हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ऐसे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के घर पे दो भिक्षु पुजारी रहते थे। वो कहाँ रहते थे? जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर एक कमरा होता है सिक्योरिटी गार्ड का, जहां से वो सब कुछ देख सकता है। उसकी दाईं तरफ दो भिक्षु पुजारी का कमरा था। ओके। ये बोल रहे हैं कि हमें कभी भी कोई भी एक बड़ा कार्य करना है, या फिर छोटे से छोटा भी कार्य करना है, तो भिक्षु पुजारी को हम उनसे सलाह लेते थे। वो भगवान के सामने अपना
जो भी संकल्प है वो रखते थे और उनसे समर्थन प्राप्त करते थे अगर ये काम करना उचित है या नहीं। उसके बाद ये काम शुरू होता था। फिर उन्होंने बताया कि उनके घर घर के अंदर ही छोटा सा एक मंदिर है, चैपल बोलते हैं उसको। वहां पे चैपल बोलते हैं, घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। पवित्र जल से वो 7 कटोरे वहां पे रखते थे और दिन में बहुत बार उस कटोरों को क्लीन करके डिफरेंट फ्रेश पानी उसमें किया करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता है भगवान कभी भी वहां आके, दिन में कभी भी आके वो वहां पे पानी पी सकते हैं उन कटोरों से, इसलिए। ओके। तो उन्होंने और एक चीज बताई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अभी भी होती है मास्टर्स। उन्होंने बताया है इन पुजारियों को वो खुश रखते थे, उनको सब कुछ देते थे, कंफर्टेबल रखते थे, खाना भी उच्च तरीके का होता था, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो ये मास्टर्स तिब्बती लोगों का है मानना बहुत ज्यादा, कि अगर पुजारी खुश है तो भगवान खुश हो जाएंगे। ओके। तो ऑब्वियसली हम इसमें स्वार्थ देख रहे हैं, राइट? तो स्वार्थी भाव भी है थोड़ा सा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो वो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी बाई तरफ रहते हैं कानूनी विशेषज्ञ। दाई तरफ तो पुजारी है, लेकिन बाई तरफ की कमरों में उनके खुद के लीगल एडवाइजर्स रहते थे, कानूनी विशेषज्ञ। हर एक घर का कामकाज कानूनी हिसाब से सही चल रहा है या नहीं, उसको वो देखभाल करते थे। क्योंकि तिब्बती लोग कानून को बहुत मानते हैं, और उनके पिताजी, क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको इस पर बहुत भरोसा था, तिब्बती कानून पर। तो घर का खुद का भी कानून वो फॉलो करना है, एवरी रूल दे हैव टू फॉलो। अगर वो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए एक डिफरेंट खुद के पर्सनल लीगल एडवाइजर्स उनके घर पे ही रहते थे। तो देखिए, इससे हमें पता चल रहा है कि ये घर कितने बड़े होते होंगे, इनकी फैमिलीज कितनी बड़ी होती होंगी, उनके रूल्स प्रिंसिपल्स कितने बड़े बड़े हैं। राइट, दे हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी रूल। तो ये तो बहुत अद्भुत है। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि तिब्बत में रहते कैसे थे पहले। ओके, उसके आगे वो बता रहे हैं उनके भाइयों के बारे में, उनके घर में जो उनके भाई बहन थे उनके बारे में। वो बोलते हैं हम सभी बच्चे, मेरा भाई पलजोर, बहन यशोधरा और मैं नवीन खंड में रहते थे। मतलब एक जो आंगन है, आंगन के पीछे एक सड़क के पास एक नया घर जैसे बनाया था उन्होंने, उस घर में उसको ही लग के, जहाँ पे लासा में ऑलरेडी वो रहते हैं, रिंग रोड के पास, वो रोड के नजदीक का जो भाग है उस घर का, उस घर में ये तीनों रहते थे अपने माता पिता के साथ। वो बोल रहे हैं हमारी बाईं ओर एक छोटी घरेलू मंदिर था और दाईं ओर एक पाठशाला। मतलब इमेजिन कीजिए कितना बड़ा है ये घर, है ना? तो इनके जो भी कमरे थे उनके बाईं ओर एक छोटा सा घरेलू मंदिर, जो हमारे घर में जैसे होता है ना, उस तरह से। और दाईं ओर एक पाठशाला थी उनकी, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे उनके घर में जो भी सेवक काम करते थे उनके बच्चे पढ़ते थे, और ये वो दोनों साथ ही में पढ़ते थे एक ही जगह पे। और वो बोलते हैं यहाँ पे तिब्बत में चाइनीज और तिब्बती दोनों भाषाओं में स्कूलिंग होती है। स्कूल में ये दोनों भाषाएं सिखाई जाती है। और जो तिब्बती भाषा है उसमें 2 स्तर है, 2 डिवीजन किया गया है। एक होता है सामान्य, एक होता है सम्माननीय। ओके। जो सेवक है, जो आपसे पद में छोटे हैं, उनसे सामान्य भाषा में आप बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपके ही स्तर के हैं, आपसे ऊपर के स्तर के भी हो सकते हैं, उन सारे उच्चतर घरों के लोगों से आप सम्माननीय रूप बात करोगे, रिस्पेक्टफुली। डिफरेंट लैंग्वेज है, फॉर्मल नहीं, फॉर्मल मतलब जो फॉर्मल है इनफॉर्मल नहीं है। आपको बहुत, जैसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं ना, बिजनेस लैंग्वेज, वैसे ही एक उनका सम्माननीय लैंग्वेज है। वो बोलते हैं जो हमारे खुद के पालतू जानवर है उनसे भी हम इसी तरह बात करते हैं। अगर हमारी पोनी, हमारा घोड़ा है, और हमारे पेट्स है, मतलब बिल्ली है, कोई भी पालतू जानवर है, उनके साथ भी आप सम्माननीय भाषा से बात करोगे। लेकिन जो आपके पद से, आपके लेवल से
या फिर कोई भी सेवक है घर से, आपके उच्चतर घराने से कम है, उनसे साधारण लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। तो ये उनमें होता है। ओके, वो बता रहे हैं अपने भाई के बारे में। वो बताते हैं पलजोर लंबे समय तक शरीर में नहीं रह सका, मतलब वो जल्दी मर गया क्योंकि वो कमजोर था। तिब्बत में बच्चों को, जब वो बच्चे होते हैं और युवा वय में आते हैं, मतलब युवा आयु में आते हैं, तब उनको बहुत कठोर ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग के लिए आपको भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पलजोर जो इनके बड़े भाई है, वो बहुत कमजोर थे। इस कठिन कठोर जीवन के लिए वो तैयार नहीं थे, योग्य नहीं थे। तो इसलिए वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप सुनिए। वो बोलते हैं, वह कमजोर था और उतने कठिन जीवन के लिए तैयार नहीं था। अयुध ने ही वह छोड़ और उनके मंदिरों वाले देश, मतलब स्वर्ग को वापस चला गया। उसकी मृत्यु के समय यशोधरा 6 साल की थी और मैं 4 साल का था। तो ये बोल रहे हैं अपने शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग कैसे चले गए, तो वहां पे भी मंदिर है, अपने खुद के बहुत सारे मंदिरों वाली जगह पे वो चले गए। सो उनके एक भाई, बड़े भाई, जो बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया, और उनको एक बहन भी है, और ये सबसे छोटे हैं घर में। मुझे अभी तक याद है जब उन्होंने आत्मा रहित शरीर को भूसे की भांति लिटाया और परंपरानुसार मुर्दा ढोने वाले व्यक्ति अपने साथ लाश को तोड़कर शिकारी पंछियों को खिलाने के लिए लेके गए। तो यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुज्म में जो रिचुअल्स होते हैं, सारे रिचुअल्स वहां पे नहीं होते हैं। जब वो इंसान इंसान मृत्यु पाता है, शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, उसके बाद उस शरीर को वो शिकारियों के लिए दे देते हैं। शिकारी उनका उनके मतलब इट्स रियली हार्ड टू से, बट हार्ड टू डाइजेस्ट, मतलब समझ लीजिए, टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को, प्राणियों को दे देते हैं। इस तरह से वो शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है। हमारे लिए सोचना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग ऐसे शरीर को नहीं करते हैं, लेकिन तिब्बत में ऐसे होता है। ओके, वो बोल रहे हैं अभी अब रॉप सिंह रामपा एक ही, जो एक बॉय, एक लड़का घर का है, वही वारिस है, राइट। यशोधरा लड़की जो किसी और के घर में शादी करके जाएगी, वो वारिस नहीं हो सकती है, राइट। तो लॉप सिंह रामपा उनके घर के अभी वो इकलौते वारिस बन गए हैं। इसीलिए उनको बहुत कठोर प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। अधिकारी घर के हैं और एक ही एकलौते उसके घर के वारिस है। इन दोनों की वजह से उनको इतनी ज्यादा कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया था उन्होंने, कि आगे जाके जब वो बनेंगे अधिकारी वहां के, तो उन्हें पता होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग क्या है, किसे सही तरह से जज करना है और किसको देखना है कि कौन गलत कहाँ पे कुछ कर रहा है। मेरे देश में बच्चों की श्रेणी, मतलब रैंक, जितनी ऊंची होती है, उनका प्रशिक्षण उतना ही कठोर होता है। कुछ भद्रजन तो ऐसे भी सोचते हैं कि उनके बच्चों का आसान समय, उनके बच्चे को आसान समय मिले, लेकिन मेरे पिताजी को ऐसे नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि उच्च श्रेणी के बच्चों को वैभव और संपदा पूर्व जीवन तो मिलेगा ही, भविष्य सुंदर होगा ही, लेकिन उसके लिए इनको पहले बहुत कठिन ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से जाना जरूरी है। अगर वो ऐसे करेंगे तो ही वो दूसरों की परेशानियों को अनुभव कर पाएंगे। और जब वो उस पद के लिए, एग्जीक्यूटिव पद के लिए रेडी हो जाएंगे, तब वो अच्छी तरह से व्यवस्था, वो सिचुएशन को संभाल सकेंगे। जो भी निर्णय लेना है, जजमेंट करना है, वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। इतने वो सक्षम बन जाएंगे। जो ये बच्चे होते हैं ना यहाँ के, ये बच्चों एक, जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताया था, बचपन में ही जब वो बहुत छोटे होते हैं, 1-2 महीने के होते होंगे, तब उन्हें ठंडे पानी में वो डुबाते थे।
ऐसे सर से लेके फील कीजिए कि आपने बच्चा पकड़ लिया है उसके कान से और उसको पानी में डुबा दिया विदाउट कपड़े, कपड़े नहीं उसके शरीर पे, और ठंडे पानी में 3 मिनट रखते हैं वो। ओके, सर से नीचे का बॉडी। ओके, तो 3 मिनट के बाद जब वो बाहर आता है बच्चा, फिर वो देखते हैं कुछ दिनों के लिए वो कैसे हो है। रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, उसको बुखार आ रहा है, फीवर आके वो और भी ज्यादा परेशान हो रहा है, और शारीरिक व्याधि बढ़ रही है। तो वो समझ लेते हैं यहाँ पे वो जीने के लिए तैयार नहीं है, वो कमजोर है। अगर बच्चा उसको भी सरवाइव कर जाता है, अगर वो इतना ठंड से भी वो अच्छे से रह पाता है, तो वो कोई भी कठोर प्रशिक्षण के लिए तैयार है। तो इसी तरह से लॉपसिंग रामपा की भी प्रशिक्षण शुरू हुई थी। उनका प्रशिक्षक था तसु। तसु वो एक पुलिस भिक्षु था, जो वहां के राजा महाराजाओं के जो भी पुलिस होते हैं उनके सामने सुरक्षा के लिए उनके साथ काम करता था, उनके बच्चों के लिए भी काम करता था। अब तसु ओल्ड हो गए हैं, बहुत ओल्ड एज में है। अब वो इनको घुड़सवारी सिखाते हैं और यहाँ के नियमों के बारे में उनको बताते हैं। तसु भी उनके घर पे ही रहते हैं एक्चुअली, उनके घर पे रहते हैं। लेकिन तसु एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको अकेले रहना पसंद नहीं है, और वहां पे क्योंकि वो अधिकारी पद पे है, तो वहां पे उनके कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो वो इन्होंने क्या किया, तसु वहां के हॉर्सेस के वो जो अस्तबल होते हैं वहां पे रहने लगे। वहां पे जो भी पोनी है, घोड़े हैं, कोई भी उनका पालतू जानवर है, उनके साथ वो रहने लगे, बातें करने लगे। और वहां पे उन्होंने वो अपना जीवन वहीं पे गुजारा। फिर वो बता रहे हैं, तसु को बहुत सारे लोग जेलसी से देखते थे, घृणा से देखते थे, उनको वो अच्छी तरह से नहीं देखते थे, क्योंकि तसु एक अधिकारी संपन्न ऐसा नॉलेजेबल पर्सन था, बहुत स्ट्रांग, बहुत हेल्दी, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, इंटेलिजेंट पर्सन था। इसी के कारण वो बहुत सारे लोगों के काम को बहुत बारीकियों से देखते थे। अगर कोई भी चूक होती थी तो तसु उनको जाके बताता था कि यहाँ पे वो चूक हुई है, आप इसको फिक्स कीजिए, दुरुस्त कीजिए। ओके, तो ये इनको पसंद नहीं था बहुत सारे लोगों को। और आगे बता रहे हैं कि उनके फादर के बारे में बता रहे हैं लॉपसिंग रामपा। फादर एक बहुत एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़े पद पे थे, राइट। तो उनको सुरक्षा की जरूरत थी। तो जब भी उनके पिताजी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं, तो उनके अराउंड, उनके आसपास 6 सशस्त्र आदमी रहते थे। मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी बोलते हैं ना हम, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम, सुरक्षा जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट होते हैं ना, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज को होते हैं। ओके, आई फॉरगॉट द वर्ड एक्चुअली, बट ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए आदमी होते हैं सशस्त्र, उनके पास शस्त्र होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और जब ये घोड़े पे बैठते हैं, उनके आसपास के लोग ऑलरेडी घोड़े पे सवार होते हैं। यस, कोई बोल रहा है? माझं हाँ, बोलिए। ओके, ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, ये घोड़े के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, हम वहीं पे वही 6 पर्सन्स होते हैं जो उनके आसपास, पिताजी के आसपास सुरक्षा देने के लिए होते हैं। तिब्बती लोगों को ये बहुत विश्वास है कि वो दिन में सिर्फ कुछ ही समय सो सकते हैं। जब तक प्रकाश है तब तक आपको आंखें खोल के मतलब सजगता से रहना है, सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है, आपको जगना है। बच्चों को भी वो इतना स्ट्रिक्टली बताते हैं कि जब तक सूर्य है तब तक नहीं सोना है। उसका क्यों, उसका कारण है, उन्हें लगता है अन्यथा दैत्य आकर आपको पकड़ लेगा, डेविल्स, एविल्स, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आप पर कब्जा कर लेगी अगर आप दिन दिन में सोए तो। ये जो हेल्दी पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, वो तो सोते ही नहीं है दिन में, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये अशुभता है या फिर कोई दैत्य आके आप पर आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, राइट।
लेकिन ये छोटे बच्चों को भी सोने नहीं देते, बीमार लोगों को भी बोलते हैं कि नहीं सोना है, जो मरने वाला है उनको भी जितने हद तक हो सके उनको भी बोलते हैं नहीं सोना है, क्योंकि फिर आपको जो करना है आगे, अगर आपको मृत्यु लेनी है या फिर जीना है, वो कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये अजीब सी चीज है वहां पे, जो वो तिब्बती लोग बहुत मानते हैं, वो बता रहे हैं। तो मास्टर्स इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने आपको बोला पाठशाला में उनको कैसे बताते हैं, दो तिब्बती भाषा में दो डिफरेंट उनके भाषा के भेद है, राइट। साधारण एक है, सम्मानजनक जो है। तो वो बिल्ली को बता रहे हैं वो, कि एग्जाम्पल देके बिल्ली को वो कैसे बुलाते हैं, सम्माननीय बिल्ली जी, कृपया आप यहाँ आके आपका दूध पी लीजिए। और उसके आगे वो बता रहे हैं, अगर बिल्ली रेडी है तो वो आ जाएगी, अगर उसको दूध नहीं पीना है तो नहीं आएगी, तब तक आप उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे। तो विल स्टॉप हियर मास्टर्स। हमने देखा आज के इस सेशन में, चैप्टर नंबर 1 में, कि तिब्बत में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ की प्रशासन कैसा है, उनका घर, घर में भी कैसे प्रशासन का काम चलता है, और उनके खुद के परिवार के बारे में, उनके पिताजी, उनके भाई बहनों के बारे में। तो हम और भी जानेंगे उनके जीवन के बारे में। पहले 3-4 चैप्टर्स वो खुद के बचपन के बारे में और तिब्बत के बारे में बहुत बता रहे हैं। जस्ट हैंग इन देयर। हम कुछ और नया सीख रहे हैं ऐसे समझ के आप सीखिए। वहाँ की परंपरा, रिचुअल्स, कल्चर को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ जाके वो देख रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉब्सन रामपास लाइफ व्हेन ही वाज अ किड। तो आप अ, ये सुनते रहिए, नेक्स्ट सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे। अ, अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मेडिटेशन करते हैं 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हम 5 मिनट्स के लिए कुछ क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। ओके। आज भी हम थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे। जिनको भी थर्ड आई की जगह पे बहुत पेन होता है, उन्होंने पहले ही संकल्प डालना है मेडिटेशन में, कि जब ये थर्ड आई ओपन हो रहा है, मास्टर्स को बताना है कि मुझे पेन फील होता है, तो आप ऐसा कीजिए, थर्ड आई ओपन करते हुए, मुझे तकलीफ ना हो, आसानी से ये थर्ड आई ओपनिंग प्रोसेस हो जाए, ऐसा आपको वहां पे संकल्प डालना है मास्टर्स। ओके। पानी रखिए साइड में, आपके पानी रखना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गर्मी फील होती है जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं। अगर आपके पास कोई पिरामिड कैप है तो कैप भी रख लीजिए मास्टर्स। ओके मास्टर्स, आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, जितना हल्का हो सके उतना। पीठ की, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि हम जो भी श्वास ले रहे हैं अंदर, वो हर एक पुर्जे में ठीक से जाने के लिए हमें हमारा रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होना जरूरी होता है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, कोई स्ट्रेन ना दे। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, बैठ जाइए आराम से। अब आंखों को बंद कीजिए। जस्ट रिलैक्स एंड बी विथ योर ब्रेथ। 3 गहरी सांसें लेते हैं मास्टर्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Breathe in and slowly breathe out. Breathe in, slowly breathe out.
बी विथ योर ब्रेथ मास्टर्स। रिलैक्स हो जाए कंप्लीटली। अपने मन में दोहराएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े से पिरामिड में बैठे हैं, गोल्डन पिरामिड, जहाँ पे आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो। यहाँ पे आप आपके पूर्णात्मा और आपके इष्ट देवत को बुलाएं आपके साथ ध्यान करने के लिए। उनके सानिध्य में आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो मास्टर्स। फील कीजिए कि आप के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी है जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर एक गोल्डन बबल है जिसके अंदर आप हो, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। पूरी तरह से श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आपके शरीर में कंपन, वाइब्रेशंस फील होंगे। स्वर्णीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी में समा रही है। पूरे शरीर में ये ऊर्जा बह रही है। रीढ़ की हड्डी से एंड तक ये ऊर्जा चली गई है, जहाँ पे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के एंड में, पिछले पिछले भाग पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। ब्रीथ इन, मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशंस फील करें मास्टर्स, एंड रिलीज योर ब्रेथ आउट। श्वास बाहर छोड़ते छोड़ते सारी नेगेटिविटी बाहर छोड़ दीजिए, सारा डर, नकारात्मक भावनाएं हम परमात्मा के उजाले में छोड़ रहे हैं परिवर्तन के लिए। मूलाधार चक्र जिस जगह पे है वो रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है। ब्रीद इन करके फिर से फोकस करें मूलाधार चक्र पे। रेड कलर, पृथ्वी तत्व महसूस करें कि आप पृथ्वी से, मूलाधार चक्र से आपकी जड़ें पृथ्वी से जुड़ गई है। हल्का महसूस करें कि आप में बहुत क्षमता है। इस पृथ्वी से जुड़ के आपको पृथ्वी की ऊर्जा से शांतता मिल रही है। आपने आपका रूट चक्र एक्टिवेट करके बैलेंस भी किया है। ब्रीथ इन, मूलाधार चक्र पे फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वाइब्रेशंस आपको शांतता महसूस करवाएगी, रिलैक्स फील करवाएगी। जब भी तैयार है तब आप ब्रीद आउट कीजिए मास्टर्स।
अब धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पे आ जाते हैं। स्वादिष्टान चक्र हमारा प्यूबिक एरिया, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वहां पे होते हैं, पेट के निचले हिस्से पर। हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, उसके पास है। ब्रीथ इन, इस चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। जिनको भी अपने इंटरनल रिप्रोडक्टिव एरियाज में, प्राइवेट एरियाज में जो भी तकलीफें हैं इस चक्र से जुड़ी हुई है, आपके मन में खुद के लिए प्रेम, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लीजिए, बैलेंस कीजिए इस चक्र को। यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, यू आर अ पावरफुल बीइंग, यू आर अ डिवाइन बीइंग। ब्रीथ इन, होल्ड कीजिए स्वादिष्टान चक्र पे। फील कीजिए कि वहां पे ऑरेंज कलर है। ब्रीथ आउट करिए जब भी आप तैयार हैं। अब धीरे धीरे हम मणिपुर का चक्र पे ध्यान देंगे। हमारे नाभि के पास होता है मणिपुर का चक्र। पेट में हम बोलते हैं अग्नि कार्य करता है डाइजेशन के लिए। उसी तरह से यहाँ का तत्व है अग्नि। और अग्नि का जो रंग होता है सुनहरा पीला, थोड़ा सा उसमें नारंगी भी रंग होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो अग्नि का रंग है। ब्रीद इन करके वहां पे अग्नि तत्व को हम बैलेंस करेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर्स जो होते हैं ये इससे रिलेटेड है। जो एनर्जी हमें यहाँ मिलती है हमें डिसीजन लेने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मदद करती है। ब्रीद इन और फील कीजिए मणिपुर का चक्र पे जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं। Now relax masters। जो भी फियर्स है फ्यूचर के बारे में वो सब आप ब्रीद आउट करके परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए। परमात्मा उन्हें परिवर्तित करेगा प्रेम में, पॉजिटिविटी में। इस तरह से आप मूलाधार चक्र को, मणिपुर का चक्र को भी बैलेंस कर रहे हैं। मास्टर्स धीरे धीरे इस ऊर्जा को हम अनाहता चक्र पे लेके जाते हैं। अनाहता चक्र है हमारे चेस्ट के बीचों बीच। हार्ट चक्र इमोशंस और इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। इस चक्र का रंग होता है हरा और वायु यहाँ का तत्व है। Breathe in and feel the vibrations at Anahata Chakra। अनाहता चक्र पे जो भी कंपन है उसको महसूस करें। ये प्रेम का तत्व है। प्रेम जो आपके मन में है, शुरू करेंगे खुद से प्रेम करके। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, खुद का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये प्यार सब में बांटता हूँ।
जो प्यार मैं सबको दे रहा हूँ, उनसे मुझे भी बहुत सारा प्यार प्यार मिल रहा है। विश्व में प्यार की शक्ति से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ प्रेम के द्वारा। मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें बहुत सारा प्रेम होता है, और जो मेरे लिए करते हैं मदद, उनमें भी बहुत सारा प्रेम होता है। प्रेम की शक्ति को बढ़ाएं मास्टर्स। प्रेम की शक्ति हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मदद करती है, जो हमारे ईगो माइंड से कनेक्ट होता है उसको हम तोड़ देते हैं, ईगो माइंड को, और प्रेम को बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे हम विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करेंगे, बैलेंस करेंगे। विशुद्धि चक्र है हमारे थ्रोट में। इस थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए ब्रीथ इन करके फोकस कीजिए। यहाँ पे कभी कभी वाइब्रेशंस आते हैं, कभी कभी हमें सलाइवा का फीलिंग होता है, लाड़ जैसे। इस चक्र का रंग है गहरा नीला, और इस चक्र का तत्व होता है आकाशी। ये हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे व्यूज, हमारे चॉइसेस को डिफाइन करता है। जो हम खुद को समझते हैं, समाज को समझते हैं, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए विशुद्धि चक्र हमें मदद करता है। ये चक्र है ट्रुथ का, सच्चाई का। अगर आप में किसी भी प्रकार से गुस्सा है, अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करते हो, दबा देते हो, तो ये चक्र इम्बैलेंस्ड है। इसे एक्टिवेट करने के लिए ध्यान दीजिए थ्रोट चक्र पे। ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। सारे नेगेटिव इमोशंस जो भी मन में है वो निकाल देंगे, परमात्मा के उजाले में छोड़ेंगे, उन्हें परिवर्तित होने देंगे। ओके मास्टर्स, अब धीरे धीरे हमारे थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं। ये गोल्डन एनर्जी अब हम ब्रीद इन करके हमारे फोरहेड पे, माथे पे, बीचों बीच जो हमारा चक्र है उस पर फोकस करके वहीं पे होल्ड करेंगे ब्रीथ को। कुछ झंझनाहट, कोई तकलीफ हो रही है तो मास्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो आसानी से ये एक्टिवेट करे थर्ड आई चक्र, बिना तकलीफ के। अगर ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर सके तो उन्हें बताएं। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो ज़्यादा फोकस ना करे थर्ड आई पे, सिर्फ ब्रीथ इन करके थर्ड आई पे छोड़ दीजिए अपने श्वासों को, एंड ब्रीथ आउट करके रिलीज कीजिए सारी अज्ञानता, परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए। ये थर्ड आई चक्र का रंग होता है आकाशी नीला, जो बहुत गहरा नहीं होता है। यहाँ पे कोई तत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऊर्जा है शिव शक्ति की, सूर्य की, जो हमें ज्ञान देती है। ये ज्ञान चक्षु है जहाँ से हमें हमारी जीवात्मा बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर रही है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पास्ट का, जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से आ रहा है, ये सारा ज्ञान हमें
थोड़ा ऐसे मिलने वाला है। थोड़ा एक्टिवेट करके आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाना है मास्टर्स। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहे। थोड़ा पे जितना हो सके उतना ध्यान देते रहे। किसी को बहुत पेन होता है तो रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिए। ये थर्ड आई चक्रा होता है इंटेलेक्ट का, बिगर पिक्चर, डिवाइन रीजन, पर्पस के लिए हम ये एक्टिवेट करते हैं। Just relax and breathe in normally and breathe out normally. अब हम धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, रिलैक्स हो जाना है और सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पे कंप्लीटली ना लेके जाए, सिर्फ श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें और श्वास लेके छोड़ दीजिए। ये चक्र एक स्थिति होती है। सहस्त्रार चक्र एक स्थिति है जहाँ पे हमारा अटैचमेंट टूटता है, ईगो अटैचमेंट निकल जाता है, कॉस्मिक एनर्जी जहाँ से हमें मिलती है। इस चक्र को हम पर्पल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का ये चक्र है, अवेयरनेस बढ़ाने का है। मास्टर्स, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ के रिलैक्स हो जाए। आखिरी का 1 मिनट है मेडिटेशन में। आप स्कैन कीजिए अपने शरीर को, अपने सर से लेके पैरों की उंगलियों तक, और फील कीजिए कि हर एक बॉडी में गोल्डन एनर्जी समा गई है। हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक अंग में, हर एक पुर्जे में। नाउ रिलैक्स कंप्लीटली। धन्यवाद कीजिए अपनी पूर्ण आत्मा को, अपने इष्ट दैवत को, और जिनको भी आपने आपके मेडिटेशन में बुलाया था सभी को धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए, पंच महाभूतों को धन्यवाद कीजिए। इस पल को, जीवन में हर एक आने वाले हर एक पल को, हर एक एक्सपीरियंस को धन्यवाद कीजिए एंड रिलैक्स। लास्ट के 30 seconds in this meditation. मास्टर्स, अब आप हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। आंखों को खोल दीजिए धीरे धीरे, और अपने फेस पे स्माइल रखिए मास्टर्स। पानी पीजिए, पानी है आपके पास तो पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। चक्र एक्टिवेशन के बाद हमेशा पानी पीना है, धीरे पीना है, जोर एकदम फास्ट नहीं पीना है पानी। ओके मास्टर्स, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयरिंग है, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, बताइए। अगर आपके यहाँ पे अभी दिन शुरू हो रहा है तो दिन भर बहुत पानी पीजिए। चक्रास एक्टिवेशन होते हुए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, रिलैक्स होने की जरूरत होती है, पानी पीते रहिए। Dai, kabar gyun. ओके मास्टर्स, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आज का हम सेशन कंक्लूड करते हैं।
टुमारो है फिर से थर्ड आई एक बुक का, द थर्ड आई बुक का स्वाध्याय, और हम मेडिटेशन भी करवाएंगे। ओके मास्टर्स। भगवान सर, आपको बात करनी है? इसका रिकॉर्डिंग है? हाँ, मिलेगी। हाँ रिकॉर्डिंग है। मिलेगी आपको। ये सरुण जी शेयर करते हैं रिकॉर्डिंग सत्संग ग्रुप में। थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है, धन्यवाद मास्टर्स। ऐसा इंटैक हो रहा था अंदर से मैडम।